हेलो क्लास। आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे पूरे के पूरे। और चलिए आज इस चैप्टर को एंड करते हैं। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का ये। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या सबसे पहले आपको देखना है, इसमें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश एक सीक्वेंस से देखना शुरू करें तो सबसे पहला पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान दिख रहा होगा आपको इधर। अगर मैप को पहले डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मैप में डायरेक्शंस कौन सी क्या होंगी। तो अप साइड हमें पता है नॉर्थ होता है, डाउन साइड क्या होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट है आपका, और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, वेस्ट है। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें सभी को पता होंगी। तो देखिए, वेस्ट डायरेक्शन से शुरू करते हैं। तो वेस्ट में सबसे पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद दूसरा देश कौन सा है, अफगानिस्तान। आपके पड़ोसी हैं जिनसे बाउंड्री इंडिया की टच करती है, सिर्फ उनसे मतलब है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो सवाल है कि इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान से टच करती है क्या। हाँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री टच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद का पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, चाइना का है। किसका है, चाइना का। और चाइना के बाद यहां देखिए बेटा, इंडिया को ये चाइना टच कर रहा है, यहां तक चाइना टच कर रहा है, और यहां देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना टच कर रहा है। देखिए, अब यहां पे देखिए ये वाला रीजन नेपाल है आपका। तो अगला पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल के बाद देखिए बगल में ये देखिए भूटान है। कौन सा है ये बेटा, भूटान है। भूटान के बाद इधर साइड ये जो है आपका व्हाइट कलर का, ये म्यांमार है। कौन सा है बेटा, म्यांमार। याद रखिएगा बेटा, म्यांमार है। म्यांमार के बाद अगला कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश देख रहे हैं, इंडिया के अंदर ही जैसे लग रहा है कि है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद इधर नीचे की तरफ आते हैं तो श्रीलंका मिलेगा आपको, और श्रीलंका के बाद और नीचे आते हैं तो लक्षद्वीप के नीचे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलता है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा है बेटा, मालदीव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना। ठीक है, चाइना के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इतने सारे पड़ोसी देश हैं भारत के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि आप बताइए नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो यही वाला पार्ट होगा बेटा। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में बताइए कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में एक तो चाइना है आपका, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है। तीन आपको दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपको दिख रहे होंगे चाइना, नेपाल, भूटान। अब कहेगा आप बताइए ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज है नेबरिंग। तो एक बांग्लादेश है, दूसरा आपका म्यांमार है। क्या नाम है, म्यांमार। साउथ में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो श्रीलंका है एक, दूसरा मालदीव है। कौन सा है बेटा, मालदीव है। इतनी बातें सभी को समझ में आई कि नहीं। तो ये आपके इंडिया के पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मतलब नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी ये। ठीक है, इतनी बातें आई होप सभी को क्लियर हो गई होंगी डायरेक्शन वाइज। तो यहां पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 29 स्टेट्स नहीं बेटा। आज के समय में टोटल 28 स्टेट्स हैं। कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ध्यान रखिएगा। 29 स्टेट्स हुआ करते थे जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। जम्मू कश्मीर टूट गया दो पार्ट्स में, आप सभी को पता हो। तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर क्या बना दिया गया बेटा, तो याद रखिएगा, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा रीजन लद्दाख का बना दिया गया। जरा मैप पे देख लीजिए आप लोग ताकि क्लियर हो जाए। तो ये पुराना मैप था जिसमें यहां पे देखिए, एक सेकंड, हाँ ये वाला रीजन देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर एक यूटी हुआ करता था, लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है इस तरह से दो पार्ट में। इधर वाला जम्मू कश्मीर है और ऊपर वाला रीजन लद्दाख बना दिया गया है। कौन सा रीजन, लद्दाख। तो ये दो के दोनों क्या बनाई गई हैं, यूटीज। तो एक स्टेट को तोड़कर दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आज के समय में कितने स्टेट्स हैं, तो टोटल 28 स्टेट हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से इस स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक मिनट रुकिए, इसको हम सही ही कर देते हैं। तो यहां देखिए 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल मैप भी इसका हम आपको दिखा देंगे। एक सभी लोगों को एक पॉलिटिकल मैप बनाना है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का, और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। ये सभी लोगों को करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से देश थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारे देश नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हैं।
और ईस्ट में कौन कौन से हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश है। साउथ में कौन कौन से हैं तो श्रीलंका और मालदीव है। ये हम आपको मैप पे दिखा चुके हैं। अब ये ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है जो ओशियंस का, उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पाक स्ट्रेट कहते हैं जो नैरो चैनल है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है एक तरफ और एक तरफ पाक स्ट्रेट है। तो मैप पे जरा सा आपको दिखा देते हैं पाक स्ट्रेट किसे कहते हैं। ये देखिए, अगर इस मैप को यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए तो ये यहां पे देखिए एक स्ट्रेट है ना पतला सा, इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार एक तरफ का, दूसरी तरफ का पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही जो ओशियन का कनेक्शन है उसे पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया है कि पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा आइलैंड या ऐसा लैंड मास जिसके तीन तरफ पानी हो। कितनी तरफ पानी हो? तीन तरफ। मालदीव मैंने आपको बता दिया, मालदीव आइलैंड लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है, याद है सभी को। ठीक है, मैंने मैप पे भी दिखा दिया है आपको। तो पेनिनसुला जो है एक पीस ऑफ लैंड, मतलब पेनिनसुला किसे कहा जाता है, एक ऐसा लैंड पीस जिसके तीन तरफ से पानी हो। तो ये तीन तरफ से जिसे पानी होगा उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला। तो इंडिया भी एक पेनिनसुला है कि नहीं है? बिल्कुल पेनिनसुला है। इंडिया के भी तीन तरफ पानी घिरा है, इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा पड़ा है। ये देखिए ध्यान से, इधर देखिए, ये रहा इंडिया, यहां पानी घिरा पड़ा है, ये देख रहे हैं इधर भी पानी है। तो तीन तरफ लैंड मास है कि जिसमें पानी है। देखिए, एक तो नॉर्थ की तरफ, सॉरी एक ये गलती हो गई, एक तो वेस्ट की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ और तीसरा ईस्ट की तरफ। वेस्ट साउथ ईस्ट से ओशियन से या सी से घिरा हुआ है। इधर जानते हैं ना बे ऑफ बंगाल सी है और इधर कौन सा है? अरेबियन सी है। ठीक है, इतनी बातें तो सभी को क्लियर होगी ही बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के नाम है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है इसका स्पेशल नाम दिया गया है, उन नाम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। कब बनी थी? 1947 में। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन। ये ध्यान रखिएगा। वही सेम टू सेम नाम इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करने वाली लाइन का भी नहीं है। ये देखिए, ये क्या है? बांग्लादेश है ना, तो इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम भी क्या है? रेडक्लिफ लाइन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनी कब थी? 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय रेडक्लिफ लाइन का डिवीजन हुआ था। उस समय ये जो आज का समय का बांग्लादेश है, उस समय इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था। क्या नाम था? ईस्ट पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान दो ठो बने थे, याद रखिएगा। एक इधर वाला वेस्ट पाकिस्तान था और इधर वाला ईस्ट पाकिस्तान था। यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। 1971 में आजाद हो गया पाकिस्तान से और एक नया देश बन गया जिसका नाम है आज के समय में बांग्लादेश। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा ये बात। अब उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट लाइन पे चलते हैं। तो देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? मैकमोहन लाइन। तो ये देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइन है, इसे क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पे सब पे मत जाइए, कहां विवाद है, ये सब आपके काम की चीज नहीं है। अभी आपको ये सब कार्य बारे में जानना ही नहीं है। तो मैकमोहन लाइन याद रखिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में है। और उसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिया को थोड़ा सा टच करता है ना अफगानिस्तान। आप सभी ने मैप पे देखा था? नहीं देखा था तो मैं फिर से दिखा दूंगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक लाइन है उसका नाम है डूरंड लाइन। क्या नाम है? डूरंड लाइन। ये देख रहे हैं, ये डूरंड लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? डूरंड। और थोड़ा सा आपके इंडिया को भी टच करती है। तो आपके इंडिया को कहां टच करती है जरा सा दिखाएं हम आपको। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ किया पाकिस्तान के बगल में, यहां पे देखिए थोड़ी दूर पे अफगानिस्तान को टच कर रहा है कि नहीं? ये वाला रीजन थोड़ा सा, तो थोड़ी सी डूरंड रे है, बस इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट है डूरंड रे का, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन डूरंड रे पाकिस्तान और मेनली अफगानिस्तान के बीच में एक है। ठीक है, तो ये तीन लाइन हो गई, एक मैकमोहन हो गई, एक आपके रेडक्लिफ हो गई और तीसरी डूरंड हो गई। आपको आई होप ये तीन के तीनों लाइन याद रखनी है। एक इंडिया के मैप पे इन तीनों लाइन को बना के ड्रॉ करके पेस्ट करना है कॉपी में।
ये ध्यान रखिएगा। अब इंडिया की बाउंड्री की लेंथ अगर देख लें कि जो पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश हैं उनसे कितने कितने किलोमीटर की है, तो पाकिस्तान से देखिए 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। चाइना के साथ देखिए 3488 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ साथ कितने की है, 1751 किलोमीटर की है। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर की है। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको पहले ही लेंथ बता दी है। मेन कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, 7516 किलोमीटर। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। ये कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है, 7516 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी 106 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लाइन है। जो आज के समय में पीओके पता है वो अभी आपके बारे में जानने के लायक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से देखें तो सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, तो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी बाउंड्री है जो इंडिया के साथ अटैच होती है। सिर्फ इंडिया के साथ अटैच ही होती है और किसी देश के साथ कहां अटैच होती है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो तो चाइना है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे आपका नेपाल है, पांचवें नंबर पे म्यांमार है। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे कि इंडिया के बाउंड्री कौन कौन से कितनी लेंथ है, कौन कौन पड़ोसी देश हैं, ये बातें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी आपको। आगे देखिए बेटा, लास्ट स्लाइड पे आते हैं अपने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, फैक्चुअल पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। जो साउथ मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, मैंने आप सभी को बताया था इंदिरा पॉइंट था साउथर्न मोस्ट पॉइंट लैटिट्यूड वाइज, याद है कि नहीं सभी को। तो वो इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे था वो डूब गया 2004 में। ठीक है, सुनामी के कारण डूब गया है, अब नहीं दिखता है हमें। अभी आपको मैप पे दिखा दें तो ये देखिए, यहीं पे तो था अंडमान निकोबार आइलैंड पे 6 डिग्री 4 मिनट का, कितने का था, 6 डिग्री 4 मिनट का जो ये था, यही 2004 में सुनामी के कारण निकोबार आइलैंड पे एकदम सबसे लास्ट वाले ग्रेट निकोबार आइलैंड पे था ये, और ये 2004 में सुनामी के कारण डूब गया। यही याद रखिएगा, यही था जो डूब गया सुनामी के कारण। तो इंदिरा पॉइंट आज के समय में सबमर्ज्ड है। ठीक है, समुद्र में डूबा हुआ है। देखिए सुएज कैनाल के ओपनिंग के बाद इंडिया की डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर रह गई है। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम द हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। 1947 से पहले तक आपके इंडिया में दो तरीके के स्टेट होते थे, एक प्रोविंस होता था, दूसरा प्रिंसली स्टेट होता था। प्रिंसली स्टेट कौन, जो राजा की रियासतें होती थी। प्रोविंस कौन, जिन पर ब्रिटिश रूल किया करते थे। और प्रिंसली स्टेट में राजा रूल किया करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सुएज कैनाल के बारे में जरा सा आपको हम दिखा दें थोड़ा सा मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, ताकि आपको समझ में आ जाए 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो जरा सा देखिए ध्यान से। जी वर्ल्ड मैप पे आ जाए जरा सा हम, ये रहा वर्ल्ड मैप। तो अगर आपको जब तक सुएज कैनाल नहीं बनी थी तो देखिए आपको कोई भी पासेज यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यहां पे करंट टाइम पे सुएज कैनाल है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इधर रेड सी है और इधर मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है कौन, सुएज कैनाल। यहां पे देखिए ध्यान से, रेड लाइन जहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं आप सभी को दिख रहा होगा। तो सुएज कैनाल क्या करता है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, नहर है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई है, नेचुरली नहीं बनी है। याद रखिएगा 1800 के अप्रॉक्स में इसको बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1800 से शुरू हुआ था इसको बनाने का, 1860 तक ये बन गई थी पूरी तरह से। तो देखिए अब जब तक कैनाल नहीं थी तब तक यूरोप वाले, ये लोग जो हैं यूरोप वाले, इनके पास जो यहां तक आने का, इंडिया तक आने का जो रास्ता था, एक ये था। ठीक है, इधर से ओशियन से होते हुए हैं। दूसरा रास्ता जो इनके पास था वो इधर से था, यहां से देख रहे हैं, टर्की से होते हुए आए यहां इंडिया। ठीक है, तो यहां बीच में टर्की एक कनेक्शन पॉइंट देता है, तो यहां से आ सकते हैं। अब हुआ क्या बीच में कि यहां पे टर्की में जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने यूरोप वालों को एशिया में आने से बैन कर दिया पूरी तरह से। तो बेचारे यूरोप वालों को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। तो ओशियन के थ्रू ये आए, इस तरह से घूम के इधर की तरफ आए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से ये काफी डिस्टेंस देख रहे हैं, काफी ज्यादा लंबी है ना बेटा ओशियन डिस्टेंस, यहां से लेके पूरा घूम के आना पड़ता है। तो उसका एक अल्टरनेट निकाला गया और यहां पे एक कैनाल बना दी गई। अब यूरोप वाले डायरेक्ट इस कैनाल से, सुएज कैनाल से डायरेक्ट ये देखिए इंडिया आ गए।
तो देखिए कितना छोटा रास्ता हो गया, पहले कितना घूम के जाना पड़ता था, अब कितना छोटा हो गया। तो 7000 किलोमीटर से जो डिस्टेंस रिड्यूस हो गई है वो इसी के कारण हो गई। देख रहे हैं पहले कितना घूम के आना पड़ता था और अब डायरेक्ट सीधा हो गया। आप इंडिया है, इंडिया आना है तो आओ यार, किसने रोका है आपको? है ये बात समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। इसके पूरे नोट्स आप लोग कंप्लीट बना लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो मैप कहे हैं वो मैप पेस्ट कर लीजिएगा। आगे चलिए, अब आगे का कोई और एक नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसके लेक्चर्स आगे स्टार्ट करेंगे।